हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड आरएसआर की क्लास सेकंड लेके हाजिर है, चैप्टर 2, जिसमें हम परिभाषाएं वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मतलब चैप्टर 2 को देखेंगे। इसके अंदर हम रूल्स 7 को जानेंगे, क्योंकि रूल 7 में परिभाषाओं के बारे में बतलाया गया है, तो इन्हीं को पढ़ते हुए चलेंगे हम। और लास्ट जाके हम रूल 7(1), रूल 7(2), रूल 7(3), रूल 7(4), रूल 7(5), रूल 7(6), रूल 7(7) इनके बारे में ही जान पाएंगे। बिकॉज रूल 7(8) कर्तव्य ये काफ़ी लंबा है, इसको हम अगली क्लास में जानेंगे। लेकिन इस क्लास में हम रूल 7(1) से लेके रूल 7(6) तक हम जानेंगे। परिभाषाएं समझाई गई हैं, तो बढ़ते हैं हम आगे। रूल नियम 6 तक जान लिए थे चैप्टर 1 में, जब जनरल इंट्रोड्यूस किया था हमने आरएसआर को, तब जिसमें नियम 6 के बारे में हमने जाना था। भाई अनुच्छेद 309 के तहत बनता है, प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है सरकारी सेवा के संचालन के लिए। इनके अलावा नियम 2 में हमने ये पढ़ा था कि भाई ये जो आरएसआर नियम है इन लोगों पे लागू नहीं होते, जिसमें 6 लोगों को हमने देखा था, 6 कर्मचारियों को। इसी के साथ में नियम 3 में हमने आरएसआर की जो अंतिम शक्ति है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, ये भी हमने देखा था। नियम 4 में राजस्थान सेवा नियमों में जो रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो उसका जो अधिकार है वो राज्यपाल महोदय के पास में है, ये हमने देखा था। नियम 5 में हमने राजस्थान सेवा नियमों के अधीन जो आदेश पारित कर दिए गए हैं उनमें लोकहित में वापस से रिव्यू करने का जो अधिकार है वो राजस्थान सरकार के पास है, इसको हमने देखा था। इसके अलावा नियम 6 में हमने ये जाना था कि राजस्थान सेवा के नियमों की जो व्याख्या करेगा वो राजस्थान के राज्यपाल के पास सुरक्षित है, ये हमने देखा था। आज हमारी क्लास रूल 7(1) से लेके रूल 7(7) तक हमारी ये क्लास रहेगी, जिसमें हम प्रत्येक शब्द के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रूल 7(1) की बात करें, रूल 7(1) में आयु, सॉरी यहाँ लिखना मैं भूल गया, आयु एज से समझ लीजिएगा आप, आय है तो आय को आयु समझ लीजिएगा, ठीक है। आय हटा देता हूँ मैं, एज आप सभी जानते हो, आयु। तो इसमें अपन देखें तो एज क्या है, आरएसआर में एज का मतलब क्या है। तो एज का मतलब हम रूल 7(1) में हम देखते हैं। आरएसआर के रूल 7 में आयु को ढंग से समझाया गया है, आयु को परिभाषित किया गया है, आयु क्या चीज़ है आरएसआर में। तो देखिए, हम किसी भी राज्य कर्मचारी का आयु पूर्ण दिवस से तात्पर्य उस दिन से है, मतलब किसी कर्मचारी का जो आयु है वो कब कंप्लीट मानी जाएगी, कब कंप्लीट दिवस होगा, जिस दिन कर्मचारी अपने पद से पदोन्नत, या तो पदोन्नत हो जाए या पदनावत या सेवानिवृत्त हो जाए, ये तीनों ही एक चीज़ है, या रिटायरमेंट, तो उस दिन को आयु मान ली जाएगी। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि 60 वर्ष में एक कार्मिक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसको हम आयु में गिनेंगे। इसी के साथ में यह दिन उसका अकार्य दिवस माना जाएगा, जिस दिन वह मतलब अकार्य दिवस उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की आयु से तात्पर्य व्यक्ति की उस आयु से है जो राजकीय सेवाओं में भर्ती योग्य करती है। तो राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की आयु से तात्पर्य ऐसा है कि व्यक्ति की उस आयु से है जो राजकीय सेवा में भर्ती योग्य है। तो भर्ती योग्य में 18 साल, 21 साल, अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग आयु निर्धारित की गई है, तो ये इसको भी हम आयु में समझेंगे। इसी के साथ में यदि किसी कर्मचारी की वास्तविक जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, यदि जैसे किसी कर्मचारी के बारे में पता नहीं हो कि उसका जन्म कब हुआ है, उसकी जन्म तारीख क्या है, तो ये पता नहीं हो, तो इसमें जयफंडार है, तो उसके अंदर भी इसको मतलब जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स इसमें रूल्स में समझाया गया है। उसके नियम 132 में अच्छे ढंग से समझाया गया है कि जन्म
डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से निकाली जाएगी। अब इसमें रूल फर्स्ट ये है कि जन्म का केवल वर्ष पता हो। यदि किसी कर्मचारी का केवल उस कर्मचारी को जन्म का केवल वर्ष ही मालूम है, जैसे किसी कर्मचारी का जन्म 1995 को हुआ है, अब उसको यही पता है कि मेरा जन्म 1995 को हुआ है, उसको ये मालूम नहीं है कि कौन से महीने में हुआ है, कौन सी तारीख को हुआ है, तो जेफंडार के रूल नियम 132 के तहत हम ये उसकी जन्म तारीख मानेंगे उस वर्ष में। जैसे 1995 उसने बताया है, तो उस वर्ष के 1 जुलाई 1995 को उसका जन्म दिवस मान लिया जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ मान ली जाएगी। पहला तो ये। दूसरी चीज़, यदि जन्म की महीना पता हो कर्मचारी को और उसका साल भी ज्ञात हो, उसको महीना पता है और साल भी पता है, लेकिन उसको तारीख पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 132 के तहत, जेफंडा रूल्स 132 के तहत ये करेंगे कि उस जो महीना है जिस साल का, उस महीने की 16 तारीख को उसका DOB हम मानेंगे। इसके अलावा यदि केवल संभावित आयु ही ज्ञात है, मतलब एक तरीके से देखें कि उसको यही पता है केवल कि भाई मैं 25 साल का हो गया, 27 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये मानेंगे जब उसकी नियुक्ति हुई, मतलब जब उसको ज्वाइनिंग मिली, तो उस ज्वाइनिंग वाली डेट में, जैसे किसी को ज्वाइनिंग मिलती है 2022 में, 2023 में, 2024 में, जब भी मिली, तो उस 2022 से उसके जो संभावित अपन ने आयु मानी, जैसे 25 साल, 30 साल, तो उसको हम घटा देंगे। घटा देने के बाद में अपने को क्या मालूम चलेगा, वर्ष मालूम चलेगा, और वर्ष मालूम चलते हम क्या कर लेंगे, 1 जुलाई और उस वर्ष की उसके DOB मान लेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट में बता रखा है, यदि जन्म का केवल वर्ष ज्ञात हो तो 1 जुलाई होगी। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं। तो आयु के अर्थ को आपने सही ढंग से जान लिया कि आयु किस तरीके से ज्ञात करते हैं और किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ का पता लगाते हैं। आयु कब कब मानी जाती है, जब रिटायर्ड हो रहा हो तब, और सेवा में भर्ती योग्य हो तब। तो आयु को इस ढंग से समझा रखा है, ठीक है। तो आयु को RSR के रूल किस में बतलाया गया है, आयु को 7(1) में परिभाषित किया गया है। RSR के रूल 7(1) में आयु को परिभाषित किया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़े तो RSR के नियम 7(2) में क्या बताया गया है, RSR के नियम 7(2) में क्या बताया गया है। तो RSR के नियम 7(2) के अंदर शिक्षार्थी और प्रशिक्षु, इसके बारे में बतलाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि शिक्षार्थी और प्रशिक्षु से मतलब ये होता है RSR में उस कर्मचारी से है जो स्थायी पद के विरुद्ध कुछ सीमा तक मासिक वेतन के आधार पर निरूपित किया जावे अथवा प्रशिक्षण हेतु चुना जाए एवं प्रशिक्षण काल के दौरान सरकार से केवल वर्तिका स्टिपेंड प्राप्त करता हूँ। तो इसका मतलब एक तरीके से हम ये मानेंगे, शिक्षार्थी प्रशिक्षुत्व को जो परिभाषित किया गया है नियम 7(2) के अंदर, उसमें ये बताया गया है कि शिक्षार्थी प्रशिक्षु कौन है, तो वह ऐसा कर्मचारी है जो स्थायी पद के विरुद्ध कुछ मासिक वेतन पर, मतलब उसको पैसा मिल रहा है, उसको वेतन मिल रहा है, तो उसको वेतन मिल रहा है और उसको प्रशिक्षण हेतु चुना गया है और उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस हेतु वो सरकार से क्या करता है, वर्तिका स्टिपेंड भी प्राप्त करता है, मतलब कि वेतन प्राप्त करता है। तो ये चीज़ शिक्षार्थी प्रशिक्षु कहलाएंगे, मतलब ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग के दौरान जो होंगे तो वो शिक्षार्थी प्रशिक्षु कहलाएंगे, ठीक है। बात करें हम नियम 7(3) की, तो नियम 7(3) में ये बतलाया गया है संविधान। तो संविधान को परिभाषित किया गया है नियम 7(3) के अंदर। इसके अंदर ये बताया गया कि भारतीय संसद द्वारा, तो संसद अंगीकृत अपना संविधान कब रहा, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया और इसी दिन को हम कानून संविधान यही किया गया, कानून संविधान कहलाता है। संविधान से तात्पर्य भारत गणराज्य के संविधानों से है।
तो संविधान का सीधा सा अर्थ अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो जो संविधान है वही इसमें नियम 7(3) में बताया गया है। बात करें हम नियम 7(4) की, तो रूल 7(4) में ये बताया गया है कि संवर्ग मतलब कैडर। अब कैडर हम बात करते हैं, कैडर में मंत्रालय कर्मचारियों वाला कैडर, अधीनस्थ लेखा सेवा वाला कैडर और प्रशासनिक सेवा वाला कैडर। तो इस तरीके से हम राजस्थान सेवा वाला कैडर, तो इस तरीके से ये कैडर होते हैं। भारतीय अखिल सेवा वाला कैडर, तो इस तरीके से वो कैडर होते हैं। इसमें कैडर के बारे में बताया गया है, किसी राजकीय सेवा में पृथक इकाई में स्थायी पद का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग संवर्ग मतलब कैडर कहलाता है। जैसे किसी भी राजकीय सेवा में, तो मतलब राजस्थान की अपन जैसे राजकीय सेवा लगे हुए हैं, तो वो एक तरीके से स्थायी पद का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे एलडीसी, यूडीसी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी, ये क्या है, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ है, मतलब कि मंत्रालय कर्मचारी है। इसी के साथ में जो जूनियर अकाउंटेंट बनेंगे, टीआरए बनेंगे और एओ बनेंगे, डबल एओ सेकंड बनेंगे, ये सब ये क्या है, अधीनस्थ लेखा सेवा से जुड़े हुए कार्मिक हैं। तो इसलिए इनका कैडर इस तरीके से प्रभावित होता है, इस तरीके से बांटा गया है। तो अब जैसे आईए होंगे, सूचना सहायक होंगे, प्रोग्रामर होंगे, सहायक प्रोग्रामर होंगे, तो ये क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, तो इनको कंप्यूटर सेवा संवर्ग में माना गया है, मतलब कंप्यूटर सेवा के कैडर में रखा गया है इनको। लेखा सेवा के कैडर में जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, डबल एओ सेकंड, डबल एओ फर्स्ट, डबल एओ, तो सीईओ, इनको रखा गया है। इसी तरीके से एलडीसी, यूडीसी वगैरह सब इनको उसमें रखा गया है। इसके अलावा 7(4) के अंदर 7(4)A में 7(4)A में रूल 7(4)A के अंदर, सॉरी ये यहाँ मिक्सअप हो रखा है, रूल 7(4)A के अंदर चतुर्श्रेणी जो सेवा के कैडर है उसको रखा गया है। ठीक है, बात करें हम अगला जो नियम है, इसका दौरान भी हम कर लेंगे, रिवीजन भी हम करते चलेंगे, लेकिन अब बात करें हम रूल 7(5) की, तो सतिपूर्ति भत्ते। तो सतिपूरक जो भत्ते होते हैं इनको परिभाषित किया गया है, इनकी डेफिनेशन बतलाई गई है आरएसआर रूम में। क्षतिपूर्ति भत्ते वाले जो शब्द का इस्तेमाल होता है राजस्थान सेवा नियमों में, तो उनको क्या समझे हम, तो उसके बारे में बताया गया है रूल 7(5) में। तो इसमें बताया गया है कि ऐसे भत्ते मतलब ऐसे अलाउंस जिनका प्रारंभिक भुगतान कार्य संपादन की विशेष परिस्थितियों में, मतलब जब कार्य का हम संपादन करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती है जब मतलब उनका भुगतान स्वयं कर्मचारी करता है। जैसे अपन देखें तो जयपुर है, कोटा है, अजमेर है, जोधपुर है, तो ऐसे शहरों में हम क्या करते हैं भाई, अपना महंगाई ज़्यादा रहती है, इनमें ट्रैवलिंग का खर्चा आता है और कई सारे मतलब एक अपने को भत्ता मिलना चाहिए शहर में रहने का। गांव के बजाय शहरों में रहना काफ़ी मुश्किल है, जहाँ भी मेट्रो सिटीज़ में मुश्किल है, तो वहाँ पे खर्च ज़्यादा होता है, चाहे वो एचआरए से किराए से रिलेटेड हो, चाहे XYZ किसी से भी, तो एचआरए हो, चाहे अपना सीसीए हो, मतलब शहरी भुगतान क्षतिपूर्वक भत्ता। तो ये जो भत्ते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो कर्मचारी भुगतान करता है इनका, फिर सरकार वहन करती है, सरकार कर्मचारी को देती है। ठीक है, जो अपनी सैलरी में ऐड होके आते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान कार्य संपादन की विशेष परिस्थितियों में पहले कर्मचारी द्वारा किया जाता है, फिर इनका भुगतान सरकार द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है, जैसे शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता। ठीक है, तो मतलब ऐसे भत्ते जो सरकार वहन करती है बाद में जाके, पर पहले क्या है, कर्मचारी खुद की जेब से खर्च करता है। आगे हम बात करें नियम 7(6) की, इसके अंदर सक्षम अधिकारी कौन होगा, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सक्षम अधिकारी परिशिष्ट 9 के भाग 2 के तहत, परिशिष्ट 9 भाग 2 के तहत आने वाले जितने भी कर्मचारी होंगे वो क्या होंगे, अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, फाइनेंशियल पावर का प्रयोग वो कर सकते हैं, डीडीओ वगैरह बनाने करने का इनका, तो वो सक्षम अधिकारी कहलाएंगे परिशिष्ट 9
भाग 2 के अंदर जो भी आएंगे वो सक्षम अधिकारी कहलाएंगे। आगे आने वाले टाइम में हम मंत्रालय कर्मचारियों को भी देखेंगे। मंत्रालय कर्मचारी कौन कहलाएंगे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी कौन कहलाएंगे, वो कौन से परिशिष्ट में आएंगे, तो ये भी हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। पर अभी यहाँ पे सक्षम अधिकारी का है, तो सक्षम अधिकारी परिशिष्ट 9 भाग 2 में बतलाया गया है। सक्षम अधिकारी की परिभाषा का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, सक्षम अधिकारी को किस नियम में परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शंस दे दे। नियम 75, नियम 76, नियम 77, नियम 74। तो इसमें सक्षम अधिकारी को किस में समझाया गया है, नियम 76 में। तो इस तरीके से आगे हम देखें नियम 77। नियम 77 को हम देखेंगे, फिर आगे हम आने वाली क्लासेस में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा इसलिए। तो नियम 77 के अंदर संचित निधि मतलब रिजर्व फंड को दिखाया गया है। तो नियम 77 के अंदर संचित निधि, इसकी बात हमने पहली क्लास में भी कर ली थी कि ये कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2661 में के तहत निर्धारित निधि है। 266(1) के अंदर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंदर संचित निधि को समझाया गया है। उसके बारे में बात की गई है। संचित निधि के बारे में, संचित निधि में समस्त आयगत और पूंजीगत प्राप्तियां तथा समस्त आयगत पूंजीगत भुगतान आते हैं। जो इनकम और पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वो सारी आती हैं। समस्त आयगत और पूंजीगत भुगतान आते हैं संचित निधि, ठीक है। एक तरीके से अब बजट को समझते हैं तो राजकोषीय घाटे में जैसे पूंजीगत प्राप्तियाँ और राजस्व प्राप्तियाँ, तो इनको शामिल करते हैं। उसी तरीके से इसको भी देख सकते हैं हम संचित निधि के अंदर समस्त आयगत और पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल किया जाता है और समस्त आयगत और पूंजीगत भुगतानों को शामिल किया जाता है संचित निधि में। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो नियम 7 से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। एज के बारे में हमने जाना था कि भाई आयु क्या कहते हैं। RSR रूल 7(1) में आयु को क्या बतलाया गया है, तो आयु को बतलाया गया है जिस दिन क्या नाम है रिटायरमेंट होता है तो वो आयु में मानी जाएगी। इसके अलावा ज्वाइनिंग जो होती है तो आयु निर्धारित, तो फिक्स ये आयु के अंदर इनको माना जाता है। और जिस दिन से रिटायरमेंट हो जाता है वो आकारी दिवस अपना कहलाना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमने ये मालूम किया था इसमें, इस रूल के अंदर ये पता लगाया था कि भाई JFNR के रूल 132 के अंदर ये बतलाया गया है कि किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो वो किस तरीके से निकालेगा। तो यदि वर्ष मालूम हो तो 1 जुलाई मानी जाएगी, यदि वर्ष और माह मालूम हो तो उस माह की 16 तारीख मानी जाएगी। और यदि कुछ भी मालूम नहीं हो, एक संभावित आयु मालूम हो, तो वो संभावित आयु उसके नियुक्ति दिनांक से वर्ष से घटाई जाएगी। घटाने के बाद में उस वर्ष की 1 जुलाई मानी जाएगी, ठीक है। ये हमने रूल 7(1) में पढ़ा था। इसके अलावा नियम 7(2) के अंदर हमने शिक्षार्थी प्रशिक्षु को जाना था। इसके अंदर सरकार क्या है, उनको मासिक वेतन पे करती हो, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग प्रदान करती है। इसके अलावा नियम 7(3) में हमने संविधान को जाना था। संविधान वही 26/11/1949 के अंदर अंगीकृत किया गया था अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी को इसमें संविधान माना है। इसके अलावा नियम 7(4) के अंदर कैडर को जाना था, जिसके अंदर प्रत्यक्ष से वो स्थायी पद का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह कैडर कहलाता है, जिसमें मंत्रालय कर्मचारी हो, अधीनस्थ लेखा सेवा हो, चाहे फिर कंप्यूटर लेखा से कंप्यूटर संवर्ग हो, ये सब भी कैडर है। तो ये बात नियम 7(4) में बताई गई है। इसके अलावा नियम 7(4)(a) के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी के संवर्ग को समझाया गया है। इसके अलावा नियम 7(5) के अंदर क्षतिपूर्ति भत्ते, जो पहले तो कर्मचारी वहन करता है, बाद जाके गवर्नमेंट उनको देती है। इसके अलावा नियम 7(6) के अंदर सक्षम अधिकारी के बारे में मालूम कर रहा था, जिसके अंदर परिशिष्ट 9 भाग 2 के अंदर सक्षम अधिकारी को जो समझाया गया है, जिसमें उसकी फाइनेंशियल जो पावर्स है उनको बतलाया गया है। इसके अलावा नियम 7(7) के अंदर संचित निधि, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंदर निर्धारित की गई है, उनको बतलाई गई है, समझाई गई है, परिभाषित की गई है। तो जिसके अंदर संचित निधि में समस्त आयगत और पूंजीगत प्राप्तियाँ, समस्त आयगत और पूंजीगत भुगतान आते हैं।
ठीक है, थैंक्स अलॉट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में।